बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। फाइनली 450 किलोमीटर का सफ़र करके मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा अली, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले मुस्तनद मोतबर एस्ट्रोलॉजर आज मेरे साथ मौजूद हैं। और आज का मौजू बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं ऑल द वे क्यों ट्रैवल किया, उसकी वजह ये थी कि मैं इनसाइट लेना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मैं लाहौर था, उसामा साहब इस्लामाबाद थे, तो कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आपने खबर सुनी होगी कि आयतुल्लाह खामनाई जो रहबर आला हैं ईरान के, उनको उनके ऊपर जो है वो उनको मारने के लिए, उनको शहीद करने के लिए इजरायली प्लान था। ट्रंप कहता है कि मैंने उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। लेकिन आपको इस आज की वीडियो में बताना ये है कि हालात कितने संगीन होने वाले हैं। इजरायली अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 28 इजरायली हलाक हो चुके हैं, और एक नई जो वेव चलने लगी है बम्बारमेंट की, ईरान जो करने लगा है, वो कब शुरू होगी, कितना नुकसान होगा, और अमेरिका कब इस जंग में मुकम्मल कूद पड़ेगा, और कौन से ममालिक इस जंग में आने वाले हैं, जानते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। जी, आपका शुक्रिया। आप इतना तवील जो है मुसाफर तय करके आए हैं अपने नाज़रीन के लिए, जो है रियल टाइम में जैसे कहते हैं वो सब लेने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपको याद होगा, आपने कुछ दिन पहले पिछले मार्च या अप्रैल के अराउंड कहीं ईरान और पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग जायचे खुलवाए थे और अलग-अलग बातें पूछी। तो उस वक्त आप लोगों की मेमोरी के लिए अर्ज कर दूं कि मैं उस वक्त आपको कहा था कि शख्सियत जो लीडरशिप है वो चेंज नजर आ रहा है ईरान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, मोदी भी, यहाँ भी, वहाँ भी, तीनों ममालिक। उस वक्त डेफिनेटली आप लोगों को ये ऐसा महसूस होने लग गया था कि शायद ये जो मामला है, जिस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उस वक्त इसकी कोई ग्राउंड्स नहीं थे। मैं सही है। आज आप बताएं कि आज बातें शुरू हो गई। इसी तरीके से साल के शुरू में जब कहा कि एटमी धमाके भी साल कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगे, उस वक्त मान सकता था। आज सूरत हाल है इसी तरीके से। जो खामनाई साहब हैं वो रियल थ्रेट में, बिल्कुल इस पे कंप्रोमाइज ना करें, जीरो टॉलरेशन, मतलब उसमें उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनके मामला को लेके, क्योंकि आज आप लोगों को ये खबरों में बातें नजर आ रही हैं। और ट्रम्प का तो छोड़ देना, वो जो कहता है वो करता नहीं है। जो कहता है वो करता नहीं है, जो नहीं कहता वो जरूर करता है। तो वो ये सिर्फ जो बात वो डिनाइल में डाल रहा है ना, चलो यूं समझ लें, ट्रम्प जिस बात को डिनाइल में डाले वो जरूर होगी, बस यूं समझ लें। ट्रम्प ने कहा था मैं जंगें रुकवाऊंगा, उससे जंगों याद है मुझे। वो कल जब ये सारा मामला ये हो रहा था तो मुझे आपके अल्फाज याद आ गए कि ये कह रहा है कि मैं जंगें रुकवाने आ रहा हूँ, लेकिन ये जंगों में और फ्यूल ऐड करेगा, और यही हुआ है। इसी तरीके से जिसका सीज फायर कराने गया है उसका उसने तबाही करवाई। और ये जो पाकिस्तान का क्रेडिट ले रहा है ना, वो भी आपको पता है कि इस टाइम कल इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम दोबारा आ जाए तो फिर उसकी छलांगे देखिए। इस टाइम क्योंकि नंगा है इंडिया, इस टाइम उसके पास डिफेंस उसका कमजोर है, वो हम आए जाएं हमें नहीं रोक सकता। इस वजह से इंडिया जो है खामोश है, क्योंकि उसका इस टाइम डिफेंस सिस्टम नहीं है। और इसराइल के करीब इतना लग रहा है क्योंकि वो आयरन डोम पे नजर रखे हुए। इंडिया की पूरी कोशिश है भाई लेट जाऊं नेतन्याहू के आगे मोदी, लेकिन मुझे कहीं से आयरन डोम दे दे। एक्चुअल प्रॉब्लम जो इंडिया को इस टाइम, जो खित्ते की सुपरमेसी के इंडिया ख्वाब देख रहा है, चाइना की थ्रेट है, पाकिस्तान की थ्रेट है, अपनी रियासतें टूटने को हैं, तो उसने जो पंगे लेना चाह रहा है उसके लिए वो चाहता है कि इसराइल का सिस्टम मिल जाए मुझे। इस वजह से वो सालों से इसराइल को बहुत ज्यादा वो कर रहा है, सपोर्ट कह लें। और इसीलिए आपको पिछले ऑपरेशन में ये इंडिया की जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान पे जो अटैक था सारा इसराइल उसको देख रहा था, रीड कर रहा था,
اور میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ یہ جنگ ایک ہی جنگ ہے, ادھر ریڈ کر کے گئے اب ایران پہ کریں گے اٹیک, کر دیا. اب بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فوراً وہ پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے بھی ہمارے طیارے گرائے ہیں, یہ ہوا, اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور نیتن یاہو بھی آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو بھی آپ کو جہاں بھی ملے گا, جہاں بھی نیتن یاہو کو آپ آبزرو کریں, اس نے ایران کے بعد پاکستان کا نام لیا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ہی جنگ ہے, جتنا وہ سیریس ہے ایران کے متعلق نیوکلیئر اس کے متعلق, ڈیفینیٹلی وہ اتنا ہی سیریس ہے پاکستان کے نیوکلیئر کے متعلق, اور اگلا ہدف اس کا یہی ہے. تو اس لیے آج پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے, جو ویسے بھی چائنا بھی اس میں الائنڈ ہے, رشیا بھی الائنڈ ہے, افغانستان بھی الائنڈ ہے, کہ یہ جو اتنا سا ان کا بلاک چھوٹا سا کریٹ ہو رہا ہے نا, اس بلاک میں پاکستان کو آج ہی آگے جا کے ایران میں ڈیفینڈ کر دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایران فال ہو جائے اور اس کے بعد پاکستان اکیلا لڑے. آج ہی آگے جا کے لڑ پڑے, جیسے امریکہ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, سیم جیسے یورپینز کھیلتے ہیں کہ وہ اپنے الائز یوکرائن کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایک دن پیوٹن ہم تک آئے گا, آج ہم یوکرائن کے کندھوں پہ پورا زور ڈال کے اسی کے بندے بنائیں, اسی پہ کھیلیں. تو پاکستان یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس ٹائم ایران کو فل سپورٹ کر دے نا. ایرانیوں نے تو دیکھیں ویسی شہادت دینی ہے اب ٹیکنیکلی, اگر اس پہ اگر بالکل لیکن شہادت دیں گے, شہادت اسرائیل کا خونہ کر کے. تو دیکھیں اس میں بھی ایک نقطہ جو لوگ نہیں سمجھ رہے کہ مسلمان کی تو منزل شہادت ہے. اچھا, ایرانی جتنا شہید ہوگا اتنا یہ ایڈمائر کیا جائے گا کہ منزل مل گئی, شہادت منزل مل گئی. ویسے بیڈ پہ بھی تو مرنا تھا, بیمار ہو گیا. لیکن اسرائیل کی جو ہلاکتیں ہیں وہ بہت مشکل ہے ان کو, وہ نہیں مرنا چاہتے, وہ امر ہونا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاں امر ہونا شہادت کے بعد ہے, ان کے ہاں یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہی جسم کو بچانے کے چکر میں. اسرائیل کے لیے جتنی ڈیڈ باڈیز گر گئی ہیں نا, اور جتنا وہ بنکروں میں چلے گئے ہیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑا پینک ہے جو کریٹ کیا جا رہا ہے. اگر ایران اس کو کچھ دن سسٹین کر جائے, کچھ دن, تو کافی زیادہ اسرائیل کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. لیکن ایٹ دی اینڈ ایک بات جو اس ٹائم کوئی نہیں سمجھ رہا, وہ بالکل سمجھ لیں, ٹیکنالوجی کے بعد جتنی مرضی ٹیکنالوجی آپ اوپر نیچے کر لیں, جب تک مرد مومن کے قدم زمین سے چل کے اس کے اندر نہیں گھسیں گے, فتح نصیب نہیں ہوگی. ایٹ دی اینڈ ان کو قبضہ کرنا ہوگا. بے شک اب یہ کتنی غلط اسٹریٹجی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کتنا فلسطینی جو ہے اس وقت ٹریگر ہوا ہوا ہے, اس کا آدھا خاندان گیا ہوا ہے, اس کو تو بم باندھ دیں گے, ادھر جا کے اڑا دے گا. آپ حماس کو ٹریگر کریں نا, حماس کو اتنا شوق چڑھا ہوا تھا اس وقت جو ہے, ان کو اغوا کر کے پورے خطے کا کتنا نقصان کرایا انہوں نے کسی کو آن بورڈ لے کے حملہ کیا تھا. یاد ہے اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ایران کو گھسیٹنے کے لیے یہ اٹیک فارم ہوا ہے, اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں ایران کرے, باقی مسلم ممالک کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اسی کے لیے پلان ہوا ہے, اور یہ ایک دن اسی کو گھسیٹا جائے گا. ورنہ خندقیں کھود رہی تھی, ان کو نہیں پتا چل رہا تھا. ان کو ایران کے اندر تو پتا ہے, ایران کے اندر ان کو ساری ان کے اہداف کا پتا ہے. ان کو فلسطین میں نہیں پتا ہوگا, سب پتا تھا. ان کو جانتے تھے, یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ حماس اٹیک کرے, اس کے بہانے ہم حزب اللہ کا صفایا, لبنان کا, آپ کی یہ انصار اللہ کا, شام کا رجیم چینج, اب آخری نمبر ایران کا. اور اس کے بعد یہ جو دوسرے ہیں, جو آپ کو یاد ہوگا اس پہ بڑا کلیئر میں موقف دے چکا ہوں کہ جو دوست ہے شیطان کا وہ پہلے مرتا ہے, اس کی فکر ہی نہیں کرتا. وہ اس کا ہدف وہ ہوتا ہے جو اس کا دوست نہیں ہوتا. اس لیے اردن کی, مصر کی, اس کو فکر ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ ایک دن کی مار ہے میری, کیونکہ ادھر ان کے سیٹ اپس اپنے ہیں, بندے اپنے ہیں, سسٹم میں ساری وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے اسرائیل, تو اس کو فکر نہیں ہے. اب ہونا یہ ہے کہ ایران کے پاس ٹائم کم ہے. پہلے بھی انہوں نے لیٹ, جب ان پہ اٹیک ہوا نا مسلسل وہ کرتا رہا, وہ بڑا کلیئر ہے. ان کو کلیئرٹی لیتے لیتے دیر لگ گئی, کنفیوز ہو گئے. اور وہ کنفیوژن شاید یہ ہے کہ رہبر کی جو کمیونیکیشن ہے نا, مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ اتنی مطلب ان کی نہیں مانی گئی اس انداز سے, اور یہ بھگت رہے ہیں. اب اگر رہبر کی نہیں مانیں گے تو اور بھگتیں گے. رہبر بڑے کلیئر تھے اس میں, انہوں نے کہا تھا کہ 2025 ان کی پرانی ویڈیوز اٹھائیں نا, تو وہ 2025 کو اسرائیل کے خاتمے کا سال کہہ چکے ہیں اپنے پرانے بیانات میں. اگر ایرانی مینجمنٹ یا گورننس جو کر رہے ہیں, جو بھی ان کی پارلیمنٹ اور یہ سب رہبر کو بائی پاس کر رہے ہیں, ان کو نہیں سن رہے, تو یہ ان کا پرابلم.
बहरहाल रैपर एंटायरली थ्रेट में, क्योंकि ये थ्रेट आप लोगों को तो अब नजर आ रही है, हम इसको पहले ही बयान कर चुके बिल्कुल सही है। और उसमें जो इसमें दुआएं करें, उनकी हिफाजत की दुआएं करें। जितनी भी आप लोग मुसलमान के पास तो रूहानी जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई की ताकत, अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी, हर किसी के अपने अपने अमाल हैं, पता नहीं किसकी किस तरह से सुन ले, सबको करना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि यूरोपियन स्ट्रेटजी खेलें जैसी वो यूक्रेन में प्ले कर रहे हैं, कि जाएं ईरान के आगे, कल को इसराइल ने आना ही आना है। वो इंडिया के जरिए, आपको नहीं पता कि कितनी बेसिस पे उनके बंदे बैठे थे, कितने इजरायली ड्रोन आए हैं पाकिस्तान में, क्यों आए, कमांड भी कर रहे थे बैठे। सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसको ईरान भी गिराना है, उसको पाकिस्तान भी गिराना है। अब पाकिस्तान की हिकमत अमली इस टाइम बहुत जबरदस्त है, टॉर बनी हुई है, हीरो बना हुआ है, चाइना गोद में है, रशिया करीब है, मेंटली ये सारा खिता अलाइंड है। अब सिर्फ प्रॉब्लम इसको जो डिप्लोमेटिक सतह पे आनी है वो अमेरिकन रिलेशन की है, क्योंकि अमेरिका भी जफ्फियां जबरदस्ती, वो जैसे आपको याद होगा कि मर्जी के खिलाफ रिश्ता हुआ हो और फिर कोई जो पहले जिन्होंने ले लिया हो रिश्ता, तो वो जबरदस्ती चुम चाट कर देते। ट्रम्प इस टाइम कश्मीर का हल कराएगा, अमेरिका कश्मीर को सॉर्ट आउट करेगा, इसका मतलब है कि ये जंग करा के रहेंगे कश्मीर, मतलब ये हमारे ऊपर जबरदस्ती चढ़ रहे हैं। वरना भाई हमारा तो सालों का मसला था। 65 में अमेरिका ने हमें डिच किया इस मामले को लेके, जी आप लोग बस एक दफा बेड़ा पहुंच रहा है। तो वो पानियों की जंग बेड़ों पे, तुर्की का भी पहुंचा ईरान। ये जो रास्ता बंद होने की रिवायत याद है कि ये हम इस पे बहुत पहले प्रोग्राम कर चुके थे कि ईरान के करीब ही लगता है कि रास्ता बंद होगा, तो वो पानियों में ही ज्यादा जंग लड़ी जानी है, क्योंकि अमेरिकी बेड़े भी। अब होना क्या है, इसराइल के फेज पे एक टाइम आना है जो टेक्निकली मुझे लगता है कि किसी तरीके आयरन डोम का साथ चला जाए, जैसे S-400 गया, पूरा फोकस कर लें भाई, जिधर उधर मिसाइल ना मारे, एक मिस होता है ना, एक मिस होता है, वो एक उसी के ऊपर हो, देशों तो अब निकल आई है। उसके बाद असल अब जो 2-4 दिन में या 5 दिन या हफ्ते के अंदर अंदर जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है अमेरिका आ जाएगा। अच्छा, अमेरिका आने वाला है? अमेरिका आने वाला है। अमेरिका इसमें बिल्कुल अपने अड्डों से आ जाएगा और घूम फिर के वो बेचारे ममालिक जिनके अड्डे यूज होंगे, उनकी डिप्लोमेसी को प्रॉब्लम आ जाएगी और वो परेशान हो जाएंगे कि यार ये हमें किस ऑकवर्ड उसमें लेके जा रहा है। अब ईरान, मिसाल के तौर पे ईरान से कतर पे हमला होता है, कतर का अड्डा यूज होता है, ईरान वापस मारेगा, जाम सिस्टम, कोई डायरेक्शन चेंज करके सीधी महल पे गिरा दो। नहीं, ये तो नहीं करेंगे डेफिनेटली। क्यों नहीं करेंगे? उनको जंग ना, उनको स्ट्रेटजी चाहिए कि जस्टिफिकेशन चाहिए कि ये अब जंग सिर्फ अमेरिका की नहीं, कतर की भी है, ये दुबई की भी है। अभी सुलह जो हुई थी, जो दोस्तियां मोस्तियां कराई गई थी, वो नथी करा के पैकेज बनाने के लिए तो थी कि चलो एक साइड पे तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, फिर तुमते हैं। सऊदीया की आज तक तो सुलह हुई ना, अब कैसे हो गई? आज तक तो ये सारे मसले रहे इनके, अच्छा अब मोहब्बतें ही नहीं खत्म हो रही, ये अचानक इतना प्यार कैसे निकल आया? क्योंकि हदफ पूरा हो रहा है। इसके पीछे असल कहानी है कि हदफ, वो कहते हैं तुम्हें दुश्मन नहीं चाहिए ना, तो तुम अपने ऊपर ना लो, हम है ना मुखालिफ, हम करेंगे, तुम जब भी डालो। बिल्कुल सही है। यही स्ट्रेटजी यमन में की गई। हौथियों का जो बेसिक प्रॉब्लम था सऊदीया के साथ था। आपका जनरल राहिल शरीफ उधर गए, हमारी पाकिस्तान की जो इस्लामी फौज बनी, सारी फौज बनी किसके लिए बनी थी? यमन के हौथियों के लिए। ट्रम्प इतना मार जो लपेट के गया और फिर बाद में मसाला तेज मारा है अंसारुल्लाह पे, यमन के हौथियों पे। उसके बाद जैसे चला गया, पहुंच गया, फिर बंद करा दिया, फिर पीछे हो गया, बस थोड़ा सा शो दिखा दिया खुश करने को कि भाई ये देखो हमने इतना आपको जस्टिफाई किया बेसिकली। तो एक्चुअली मोहम्मद बिन सलमान और इन सबको वो जस्टिफिकेशंस में इस तरीके से घेर के ये सारी स्ट्रेटजीज चल रही है कि बस तुम्हें क्या जरूरत है, तुम पैसा फेंको, बस काम हम करेंगे। इसका मतलब है पूरा खित्ता ही जंग में आया है। यस, क्यों काबे में क्यों लगे डिफेंस में? ऐसी की तैसी कोई सोच भी कैसे सकता है? उनको पता है ये कौम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो है ये इतनी पागल कौम है कि ये उस पे बर्दाश्त नहीं करती। काबे को हाथ लगा दिया, फिर किसने जंग बंदियां और किसने ये सब देखना है?
हाँ फिर फिर तो तो सर फिर मतलब आपने लोगों ने 56 समुद्रों के रास्ते में से निकल जाना है, किसी ने नहीं देखना। तो वही 56 इस्लामी ममालिक हैं, वो जैसे भी हैं, फिर फिरके भी खत्म, फिर कहानी भी खत्म। शिया सुन्नी का काबा तो एक ही है ना जी, सारे 72 फिरकों का एक ही है, जो जितनी भी नस्लें निकली हैं सर पूरी दुनिया में तो सबका एक फिर है। इतनी आबादी को आप अगर वो करेंगे, अब वो जो खामनाई साहब को ना मारने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी स्ट्रेटजी है। क्योंकि अगर खामनाई साहब को हिट किया तो खामनाई साहब वैसे तो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन टेक्निकली रिलीजियसली उनकी तकलीद इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में। हाँ पूरी दुनिया में। अब जो जिसका मुजतहिद जिसकी वो तकलीद करता है, इस टाइम वो वैसे भी अपने आप को जो नायब इमाम के स्टेटस पे उन्होंने अपने आप को अनाउंस किया हुआ। अब आप खुद सोचें कि वो एक्चुअली उनको कुछ होना, पूरे के पूरे जो उनके फॉलोअर्स हैं जो उनकी तकलीद में है, उनको ट्रिगर कर देगा। और ये वो वजह है जिस वजह से ये कह रहे हैं, ये सिर्फ इसका मतलब है कि अब लाजमी होगा। ट्रम्प का ये कहना कि नहीं होगा नहीं होगा, मैं मतलब वो नहीं, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। ये वही डिस्टेंस है जो उसने यूक्रेन से भी किया, ये वही डिस्टेंस है जो हौसियों से भी कर गया। वो हर जगह से करता जा रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ जंग असला इस टाइम F-35 ये वो बेच बूझ के और आप सबको बर्बाद करना, ताकि आप लोग इतने डाउन हो जाएं कि उसका डॉलर फिर ऊपर ही गए। उसका डॉलर फिर ऊपर। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरा सफ़र जो यहाँ आने का ना, उसके पैसे पूरे हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक खुदा हाफिज़। और ये हमारे पास टाइम नहीं था, सीधा डायरेक्ट यूट्यूब पे जा रहे हैं, एडिटिंग नहीं हुई, तो अगर कोई ऑडियो का मसला है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अब खोल